Hello everyone. In this class, we will be starting with section number 3. Section 3 of SRA क्या बोलता है? For example, एक पर्सन है ए, इनके खिलाफ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि बी ने किया है। ए क्या करता है? वो बी के खिलाफ एक सूट लेके आता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज बी ने 10 kgs ऑफ एप्पल्स देने थे ए को एंड उसने नहीं दिए। ओके, अब ए क्या बोलता है कोर्ट में, सूट फाइल करता है जब, ही सेज दैट आई वांट कंपनसेशन, मेरे को कंपनसेशन चाहिए जो भी मेरा नुकसान हुआ है। बी ने मेरे को 10 केजी एप्पल्स नहीं दिए, इसके वजह से मेरे को थोड़ा नुकसान हो गया है। मेरे को ये एप्पल जाके किसी थर्ड पर्सन को देने थे जो कि मेरे को उसके लिए ज्यादा पैसा देता, एंड बिकॉज बी ने मेरे को डिलीवरी नहीं की एप्पल्स, इसके वजह से मेरे को काफी नुकसान हुआ है। तो ए कैन क्लेम कंपनसेशन इन दिस केस। और वो कोर्ट को ये भी बोल सकता है कि आप वो बी कोर्ट को ये बोलेगा दैट आस्क बी, आप बी को बोलिए कि मेरे को 10 kg ऑफ एप्पल्स वो डिलीवर करवाए। तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कोर्ट को स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए बोल सकता है। तो जो पहली चीज वो बोल रहा है कंपनसेशन वाली, वो कहां पे क्लेम करेगा? वो ही विल क्लेम द कंपनसेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंपनसेशन हमको वहीं मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलेगा अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, तो ये दोनों के दोनों जो रेमेडीज हैं वो साइमल्टेनियसली मांग सकता है, उसके ऊपर कोई भी मनाही नहीं है। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 3 बोलते हैं। ओके, एंड इसमें एक और चीज बोली गई है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो ऑपरेशंस हैं उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो दोनों को हम हार्मनी में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को हम दोनों को हार्मनी में पढ़ेंगे। दोनों एक्ट एक दूसरे को काटते नहीं है, बल्कि हमको ये देखने की दोनों के दोनों का आपस में काम कैसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। सेक्शन नंबर 4 एक सिंपल सी बात बोलता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप सिर्फ सिविल राइट्स को इन्फोर्स कराने आओगे, आप यहाँ पे क्रिमिनल राइट्स को इफेक्ट कराने नहीं आओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, इनके घर में चोरी हो जाती है, ए घर में चोरी हो जाती है। नाउ ये कहाँ पे प्रोसीड करेंगे? ये आईपीसी में जो थेफ्ट का प्रोविजन है उसमें जाएंगे। अब ये अगर स्पेसिफिकली फैक्ट में आ जाता है यहाँ पे, तो उनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर एक कोर्ट को बोलते हैं कि सर चोर को बोलो कि स्पेसिफिकली जो भी चोरी करी है वो मेरे को लाके दे, तो ये स्पेसिफिकली फैक्ट में वो नहीं आ पाएगा। ही विल हैव टू मूव अंडर सेक्शन 300 एंड सेक्शन नंबर 379 ऑफ आईपीसी ओनली। 379 और 380 आईपीसी में ही वो जाएगा यहाँ पे, जो कि थेफ्ट की बात करता है। अब हम आते हैं पार्ट 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि बात करता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसका सेक्शन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 5 एक सिंपल सी बात बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, ये एक लैंडलॉर्ड है। ओके, अब क्या होता है, ये घर में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं ये, एंड एक दिन क्या होता है, बी आता है एंड इनको घर से बाहर निकाल देता है, डिस्पोजेस कर देता है। यहाँ पे ए के पास सारे के सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मौजूद हैं। ही हैज द सेल डीड, ही हैज द रजिस्ट्री पेपर्स, सब कुछ है इसके पास, प्रॉपर पेपर वर्क है। अब यहाँ पे ए क्या कर सकता है? ए कैन फाइल अ सूट, ए कैन फाइल अ सूट और वो प्रॉपर्टी को वापस मांग सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज टाइटल पेपर्स। जो उसके पास रजिस्ट्री है ना, उसके बेसिस पे वो प्रॉपर्टी की पोजीशन वापस मांग सकता है। तो सेक्शन नंबर 5 में हम तभी प्रोसीड करेंगे व्हेन यू हैव प्रॉपर प्रॉपर्टी पेपर्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड जो सूट फाइल वो कहाँ करेंगे? ही विल फाइल दिस सूट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। सीपीसी में आई थिंक सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 आप एक्सप्लोर करोगे। ये बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस कहाँ फाइल होंगे?
उसके बारे में सेक्शंस बात करते हैं। ओके, सो हमको ये चीज पता होनी चाहिए। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 6। अब जो हमने सेक्शन 5 का प्रोविजन पढ़ा था ना लैंडलॉर्ड वाला, वो लैंडलॉर्ड जो है ना, ही कैन मूव अंडर सेक्शन नंबर 6 एज वेल। वो चाहे तो सेक्शन 6 में भी सूट को फाइल कर सकता है, बट सेक्शन 6 स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए बनाया गया था, आई लेट यू नो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, ये है टेनेंट, ये है टेनेंट। अब जो टेनेंट है इसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स तो होते नहीं है, इसके पास सेल डीड नहीं होती, रजिस्ट्री नहीं होती है प्रॉपर्टी की, तो ये सेक्शन 5 में प्रोसीड नहीं कर सकता, बिकॉज सेक्शन 5 में आपके पास एज अ मैटर ऑफ रूल यू मस्ट हैव टाइटल पेपर्स, तभी तो आप सेक्शन 5 में जा पाओगे। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये इट्स नॉट रिटन ओवर हियर, पर प्रैक्टिकल आपको चीज बता रहा हूँ मैं, दैट टाइटल पेपर्स होने चाहिए आपके पास। ओके, नाउ वी विल कम टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 जो है वो क्या बोलता है, इसको हम रीड करते हैं एक बार। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ immovable property, otherwise in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit. अब इसमें कीवर्ड्स ये हैं, notwithstanding any other title that may be set up in such suit. अब देखो सेक्शन 6 जो है वो स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए बनाया गया था, हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए बिफोर वी डिस्कस दिस। अब सेक्शन 6 के अंदर जो है ना, वो लैंडलॉर्ड जिसके बारे में हम सेक्शन 5 में बात करी थी ना अभी, वो लैंडलॉर्ड भी ही कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 6, जिनको डिस्पोजेस कर दिया गया था, दैट लैंडलॉर्ड कैन आल्सो फाइल अंडर सेक्शन नंबर 6। बट स्पेसिफिकली सेक्शन 6 जो है वो हमारा टेनेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, टेनेंट्स के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के पेपर नहीं होते हैं, उनके पास कोई अदर प्रॉपर्टी का पेपर भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है उनके पास, दे हैव द टेनेंसी एग्रीमेंट, वही होता है उनके पास। तो वो कहाँ जाएंगे, दे विल कम अंडर सेक्शन 6। फॉर एग्जाम्पल एक टेनेंट है ए, इनको लैंडलॉर्ड ने बोला था कि 1 साल तक आप मेरे घर में रह सकते हैं, लैंडलॉर्ड इज बी। ओके, अब क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर ही बी आता है और ए को घर से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे ए क्या करेगा, ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट बी बिकॉज टेनेंसी एग्रीमेंट तो 1 साल का था, उसको 6 महीने में घर से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे वो सेक्शन 6 के अंडर सूट फाइल कर देगा। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट क्या देखेगी सेक्शन 6 में, कोर्ट विल सी कि प्रॉपर्टी में लास्ट टाइम कौन रह रहा था, कोर्ट सिर्फ इतना देखेगी। कोर्ट बाकी के जो नेबर्स वगैरह हैं उनसे पूछेगी कि प्रॉपर्टी में कौन रह रहा था, नेबर्स बोल देंगे कि प्रॉपर्टी में हमारा जो है टेनेंट रह रहा था ए वाज लिविंग इन दिस प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट 6 महीने से ए ही रह रहा था यहाँ पे, तो कोर्ट और कुछ नहीं देखेगा, कोर्ट विल डायरेक्टली पुट ए बैक इन पोजीशन, वो ए को दोबारा से पोजीशन में लेके आ जाएगा। यहाँ पे अगर बी जो है अगर वो ये भी बोलते हैं कि मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल है, टाइटल पेपर तो मेरे पास है, बी ये जाके बोलेगा, लैंडलॉर्ड जो कोर्ट में जाके ये बोलता है कि जो रजिस्ट्री के पेपर है वो तो मेरे पास है, कोर्ट इसको कुछ नहीं देखने वाला है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। तो इवन इफ लैंडलॉर्ड बोलता है कि जो पेपर है वो मेरे पास है प्रॉपर्टी के, स्टिल उनकी बात नहीं सुनी जाएगी एंड टेनेंट को प्रॉपर्टी में वापस लेके आ जाएंगे, बिकॉज लास्ट पोजीशन टेनेंट के पास थी। तो सेक्शन 6 में आपको याद रखना कि कोर्ट सिर्फ पोजीशन पे देखेगा, ही विल जस्ट सी द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी कि लास्ट किसके पास थी। इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6 मंथ्स का टाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स से पूछ लेते हैं कि सेक्शन 6 का सूट कितने टाइम के अंदर अंदर फाइल हो सकता है। तो डिस्पोजेशन से 6 महीने तक आप सूट फाइल कर सकते हो,
यानी कि जिस दिन टेनेंट को घर से निकाल दिया गया था उस दिन से लेके नेक्स्ट 6 महीने तक आप जो है सूट फाइल कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 3 के ऊपर। क्लॉज 3 ये बोलता है कि जितने भी सेक्शन 6 में हमने प्रोविजंस पढ़े हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट डिसीजन देते हैं देन कोई अपील या रिव्यू फाइल नहीं हो सकती है कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। सपोज कोर्ट ने टेनेंट को पोजीशन वापस दिलवा दी तो इस डिसीजन के खिलाफ अपील या रिव्यू फाइल नहीं हो सकती है। ये इसलिए गिवन है बिकॉज द पर्पस ऑफ सेक्शन 6 इज कि जो डिस्पोजेस्ड पर्सन है उसको जल्दी से जल्दी वापस पोजीशन मिल जाए एंड उसको दोबारा से आगे जाके परेशान और परेशान ना किया जाए। ऑलरेडी टेनेंट को घर से बाहर निकाल दिया था, अब जब डिसीजन आ जाता है उसके बाद अपील फाइल कर दी, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रेस होगा टेनेंट को। हमारे एग्जाम्पल में टेनेंट को, और भी बहुत लोग हो सकते हैं जो सेक्शन 6 के बेनिफिट को ले सकते हैं। बट येस, दैट इज अ पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन 6 दैट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस हो जाए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। सेक्शन 7 बात करते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी भी रिकवर करवानी है देन यू कैन कम अंडर सेक्शन 7। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इन्होंने अपनी गाड़ी बी को दे रखी है फॉर 2 मंथ्स। अब उसके बाद 2 महीने के खत्म होने के बाद ए जो है गाड़ी बी से मांग सकते हैं वापस। अब अगर बी गाड़ी वापस नहीं करते हैं देन ए कैन अप्रोच द कोर्ट एंड आस्क कोर्ट कि बी को बोला जाए कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो गाड़ी है वो मुझे वापस करे। ओके, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि एक ट्रस्टी जो है ना, एक ट्रस्टी भी सेक्शन 7 के अंडर सूट फाइल कर सकता है। सपोज एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट जो है एक पेंटिंग को ओन करता है। ओके, अब इस पेंटिंग को ट्रस्ट ने एक पर्सन को दे दिया सी को फॉर 2 मंथ्स, सी को दे दिया। अब 2 महीने के बाद सी है इस पेंटिंग को जो वापस नहीं कर रहा है। नाउ अ ट्रस्टी, जो ट्रस्ट के मालिक हैं, वो सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि सी को बोला जाए कि जो प्रॉपर्टी है, पेंटिंग जो है, वो ट्रस्ट को वापस करी जाए। अब यहाँ पे इवन दो जो ट्रस्टी है ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज ओनर तो यहाँ पे ट्रस्ट है, पेंटिंग का ओनर कौन है? ट्रस्ट। ट्रस्टी तो सिर्फ ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है। इवन दो ट्रस्टी इज नॉट ओनिंग दिस पेंटिंग, still he can file the suit under section number 7. अब इसका explanation 2 बोलते हैं that a special or temporary right to present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section. For example, A ने अपनी गाड़ी बी को दी है 2 महीने के लिए, ओके, रेंट पे दी है। अब बी ने उस प्रॉमिस के ऊपर अपना गाड़ी का एक टैक्सी बिजनेस खोल लिया है फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पे ए 1 महीने के बाद जाता है और अपनी गाड़ी को वापस लेके आ जाता है। कैन ए डू दिस इवन दो इज द ओनर ऑफ दैट कार? कैन ए डू दिस? ए जो है ये काम नहीं कर सकता बिकॉज उसने 2 महीने का प्रॉमिस किया है बी को उस गाड़ी का, एंड बी के पास टेम्पररी राइट है उस गाड़ी को चलाने का, उस गाड़ी को एंजॉय करने का। ओके, तो यहाँ पे ए उससे गाड़ी वापस नहीं कर सकता, एंड अगर वो वापस लेके आ जाता है देन बी कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 7। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। सेक्शन 8 बात करता है कि किन किन केसेस में आप अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन वापस ले सकते हो। अब इसका जो क्लॉज ए है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो एक एजेंट को दी हुई है। बी एक एजेंट है, उनको गाड़ी दी हुई है
कि कोई भी पर्सन आता है, उनको एक गाड़ी दिखाओ और अगर वो लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी को आप बिकवा दो। ओके, यहाँ पे ए ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, एजेंट के साथ, कि ये चीज आप करिए। अब यहाँ पे बी के पास 2 महीने तक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, गाड़ी पड़ी हुई है, एंड उसने वो नहीं बिकवा नहीं पाया। वो ए क्या करता है, अब 2 महीने के बाद जाता है एंड इस एजेंट को बोलते हैं कि आप मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी वापस करो, मैं खुद ही इसको बिकवा दूंगा, बिकॉज आप तो बिकवा नहीं रहे हो। यहाँ पे अगर बी कार की पोजेशन ए को वापस नहीं करते हैं, देन इन दैट केस ए कैन ब्रिंग अ सूट अंडर सेक्शन 8। ए जो है सेक्शन 8 बोलता है कि वो सूट फाइल कर सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक रिलीफ का वो स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बी के ऊपर। बी पार्ट इसका ये बोलता है कि उन केसेस में भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओगे जहां पे कंपनसेशन एंड मनी जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ए जो है एक वास को ओन करते हैं, वास होता है ना, उसको ओन करते हैं, एंड ए वास उनकी मदर ने उनको दिया था, तो ही इज वेरी अटैच टू दिस वास। अब ये जो वास है ये वो अपने फ्रेंड बी को दे देते हैं, 2 दिन के लिए बी को दे देते हैं वो, बिकॉज बी बोलते हैं कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं एंड आई नीड दैट वास, बहुत अच्छा वास है आपका, मेरे को वो घर में रखना है अपने। अब बी को वो दे देते हैं। अब बी जो है वो वास को वापस नहीं कर रहा है। आफ्टर 2 days बी इज नॉट रिटर्निंग दैट वास टू ए। अब ए इज वेरी डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑब्वियसली उसकी मम्मी ने उनको ये वास दिया था, तो एक बहुत अटैचमेंट है उसको उस वास से। एंड अगर बी बोलता है कि आप मुझसे पैसे ले लो लेकिन ये वास मैं आपको नहीं दूंगा, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज मान जाएगा? ए विल नॉट एग्री टू दिस बिकॉज ही हैज सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड टू दैट वास। ओके, तो यहाँ पे कंपनसेशन एंड मनी कोई रेमेडी नहीं होगी, ए को है जो वो वास ही चाहिए। दैट इज वाई ही कैन कम अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ही कैन क्लेम दैट वास। तो ये हमारा बी बोलता है। सी, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. Okay, अब हम आते हैं डी के ऊपर। डी क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को दी अपनी बुक्स पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए दी है बी को फॉर 1 week। बी यहाँ पे क्या करता है, वो उन बुक्स को जाके सी को बेच देता है। यहाँ पे सी को पता था कि जो बुक्स हैं वो बी की नहीं है, वो ए की बुक्स हैं। सी कॉमन फ्रेंड है ए और बी का। अब यहाँ पे वो सी को बुक्स को बेच देता है। सो कैन ए रिकवर दीज बुक्स फ्रॉम सी? ही कैन एक्चुअली क्लेम दीज बुक्स फ्रॉम सी बिकॉज क्लॉज डी बोलता है कि यहाँ पे अगर रॉन्गफुली ट्रांसफर कर दिया किसी प्रॉपर्टी को, वो भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू वापस ले सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन हम रीड करते पहले। ये बोलता है, unless and until the contrary is proved, the court shall, in respect of any article of movable property claimed under clause B or clause C of this section, presume that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claimed, as the case may be, and that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. तो एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि दोनों के दोनों चीजें जो है ना, कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम कर लेगा। जो हमने ऊपर भी इनके बारे में पढ़ा है अभी, तो ये दोनों के दोनों चीजें कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। एंड जिस पार्टी के साथ लॉस हुआ है, जो सूट लेके आ रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, दैट पार्टी वुड नॉट हैव टू प्रूव दीज थिंग्स बिकॉज कोर्ट ने तो ये पहले से ही प्रिज्यूम कर ली है। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, जो कि बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसका सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 का हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आई विल सप्लाई यू 100 kgs ऑफ व्हीट, एंड बी बोलता है कि इसके बदले मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। मान लेते हैं 2 लाख रुपए दूंगा। ओके, अब बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया, severe drought was there and A could not deliver 100 kgs of wheat to B.
बी क्या करता है, कोर्ट में जाके सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि मेरे को आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, एंड ए को बोलिए कि 100 केजीज ऑफ वीट मेरे को वो कहीं से भी लाके दे। ए बोलते हैं कि सर मेरे जो फार्म में वीट उगनी थी वो इस सीजन में नहीं उग पाई बिकॉज ऑफ सेवियर ड्रॉट। ओके, अब यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ोगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है देन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, एंड यहाँ पे एक ही गलती से नहीं हुआ है काम, ये नेचुरल कैलेमिटी हुई है उसके वजह से हुआ है, एंड दैट इज व्हाई ए कैन सेट अप दिस डिफेंस। ए यहाँ पे ये डिफेंस ले सकता है कि मैं जो है वीट ये नहीं दे पाऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफेंस वो ले सकता है। यही हमारा सेक्शन नंबर 9 बोलता है दैट यू कैन टेक एनी डिफेंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन 10 हमको ये चीज समझनी है कि जितने भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आप केसेस लेके आओगे, जितने भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस हैं आप लेके आओगे, इट विल कम अंडर सेक्शन 10। ये दिमाग में आपको बिठाना है कि सेक्शन 10 की ही एप्लीकेशन आप फाइल करोगे। ओके, एप्लीकेशन मतलब सूट, सेक्शन 10 का ही सूट जो है आप फाइल करोगे। अब इसमें सेक्शन 10 में ये बोला गया है, इसको हम रीड करते हैं। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced by the court subject to provisions contained in subsection 2 of section 11, section 14 and section 16। तो section 11 clause 2, 14 और 16 में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, तो हम वो पढ़ेंगे जब वो आएंगे, बट बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने पड़ेंगे। ओके